स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आदर्श शिक्षा केंद्र में, जहां हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के नियम, और आज हम लोग सीखेंगे उसका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंपल टेंस बनाने के लिए जो नियम होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस जो हुआ था उसके बारे में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग उसी का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं कि निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो कि किसी भी वाक्य में अगर नकारात्मक शब्द लग जाता है, जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे अगर किसी एग्जाम्पल में किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी का निगेटिव क्या होगा कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इसका इंट्रोगेटिव ये होगा कि क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो इसका अंतर इतना ही है कि सिंपल हम लोग सीखे हैं, अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस उसका बनाने का नियम सीखेंगे और इंट्रोगेटिव भी सीखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं इसे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हम लोग अभी सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसे हम लोग आसान से आसान शब्दों में बनाने का कोशिश करेंगे। आइए तो इसका नियम हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इसको कैसे पहचानेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचानना आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, इसका पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वीडियो मैंने बनाया हूं वो आप एक बार जाकर के देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाकर के देखने से आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा डिफिनेशन कि यदि वाक्य निगेटिव रहे तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखकर, क्रिया का पहला रूप लिख करके, बचा हुआ लिख करके तथा बचा हुआ शब्द को देकर वाक्य को पूरा किया जाता है। ये पूरा बनाने का नियम है नेगेटिव सेंटेंस का। कैसे? आइए इस पे हम लोग एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम यही है, इतना ही नियम है। इसी पे सारा वीडियो, इसी पे सारा जो भी नियम है इसी में है। देखिए, यदि वाक्य निगेटिव रहे तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। क्रिया का पहला रूप, क्रिया हम बता चुके थे ना, क्रिया क्या होता है? वर्ब। क्रिया का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप प्रयोग करेंगे। पहले क्या होता था? वर्ब को हम लोग उसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग करके लिखते थे। एस कहाँ लगता था, ईएस कहाँ लगता था, वो भी मैं उसी वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। तो अभी क्या है कि वर्ब का पहला ही रूप लिखना है, यानी निगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे उसमें वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग होगा। ये अभी ही हम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा तो उसमें
वर्ब का पहला रूप लगेगा, यानी क्रिया का पहला रूप ही लगेगा, ठीक है। और एस या एस भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अभी डू नॉट और डज नॉट कहाँ लगेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल पूरा डेफिनेशन आप लोग समझिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, ठीक है, तथा बचा हुआ शब्द को लिख करके वाक्य को पूरा किया जाता है। बचा हुआ शब्द क्या होता है वो भी हम बता दिए हैं कि उसके बाद वर्ब के बाद में जो भी होगा तो उसको लिखने के बाद वाक्य पूरा हो जाता है, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल लेंगे, उसको बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उसका जितना भी ट्रांसलेशन आएगा 2-4 हल करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग से भी निवेदन है कि जो आप लोग सीख रहे हैं, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, वो कृपया कर अपने किताब कॉपी पर प्रैक्टिस करें और नियम को लिख लें, आपको फायदा देगा। और ये नियम एकदम आसान से आसान है, आप इसे एक बार अगर सीख जाएंगे तो सभी टेंस में होने वाले परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ही है ये नियम, सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीकों से बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान दें, इसको नोट करें और इस पे ही रिवाइज करें, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल से सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस हैं, इसे बनाने का नियम अभी हम लोग सीखेंगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का जो नियम था उसे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। और यदि आप लोग कोई भी वो पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका अगर हिंदी रहेगा कि मैं गेंद नहीं खेलता हूं, ये एक निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये एक नकारात्मक वाक्य है। जिसमें भी नहीं का प्रयोग हो जाता है वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसका बनाने का क्या नियम होगा उस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला नियम था, जैसे हम लोग इसको बनाते थे उसमें क्या कहा गया था कि सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, यानी कि बनाने हिंदी से अंग्रेजी बनाने का जो नियम था उसमें बोलता लिखा गया है कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद बचा हुआ शब्द जो होता है, बचा हुआ शब्द को लिख करके सेंटेंस को पूरा किया जाता है। आइए हम लोग निगेटिव सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बदलेंगे ये अभी हम लोग सीखेंगे। तो हिंदी में लिखा हुआ है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल है, नियम आप अभी देख लिए हैं, उसको लिख लिए हैं, तो अभी उसी नियम से चलेंगे। नियम क्या कहता है कि सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है यहाँ पे? कर्ता यहाँ पे मैं है, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई लिखें, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि या तो डू नॉट लगेगा या तो फिर डज नॉट लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग दोनों लिख लेते हैं, आखिर लगेगा क्या है, क्या लगता है, क्या सही रहेगा, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन अभी नियम पे आ जाते हैं सिर्फ कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद या तो आप डू नॉट लगाएं या तो फिर आप डज नॉट लगाएं, दोनों में से एक ही लगेगा, ये चीज क्लियर है, दोनों में से एक ही लगेगा। लेकिन अभी सिर्फ उसका नियम पे देख रहे हैं, आई, डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद क्या होगा? नियम कहता है कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद क्रिया यहाँ पे क्या है? खेलना है, खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले। उसके बाद वो भी इसका पहला रूप, अब इसमें ना ही एस लगेगा और ना ही ई एस लगेगा, तो प्ले ही पहला रूप है, तो लिख दिया प्ले। आई डू नॉट या डज नॉट प्ले क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट, ठीक है।
अभी ये सही क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ये हो गया, बन गया, लेकिन ये सही नहीं है। नियम क्या कहता है कि आई, अभी ये यहाँ पे दोनों में से रहेगा तो कोई एक ही चीज, तो डू नॉट और डज नॉट कहां लगेगा, क्रिया कौन सा पर्सन है, ध्यान से सुनिएगा, क्रिया कौन सा पर्सन है उसी अनुसार से हम लोग डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट जो होता है वो सिर्फ थर्ड पर्सन में लगता है। डज नॉट जो होता है वो सिर्फ थर्ड पर्सन में लगता है। और थर्ड पर्सन क्या क्या है वो हम बता चुके हैं, एक बार फिर से हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कि ही, सी, इट या किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। इसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, डज नॉट। ये चीज आप मेंशन कर लीजिए, याद रहेगा, इसे याद ही कर लीजिए तो अच्छा बात रहेगा। तो आई, और आई ये फर्स्ट पर्सन है, तो यानी आई के साथ अब तो क्लियर हो गया है कि डज नॉट तो लगेगा नहीं। डज नॉट सिर्फ थर्ड पर्सन में लगता है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये फाइनल बन गया। अभी और नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोग के पास ये 3 सेंटेंस है, 3 वाक्य है निगेटिव में, इसको हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे बनता है। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, वे लोग खाना नहीं खाते हैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में खाते हैं, ता है, ती रहते हैं, तो जो प्रेजेंट सेंटेंस का वाक्य हुआ उसका निगेटिव हम लोग बनाएंगे। तो नियम है सबसे पहले कर्ता, तो दे, और दे यानी कि डज नॉट तो दे के साथ लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि डज नॉट तो सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ लगता है, तो यहाँ पे दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, डू नॉट, दे डू नॉट। और खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, ईट फूड, ठीक है। ईट में एस या एस पहले लगाते थे, अब नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव में एस या एस नहीं लगता है, भार्ब का पहला रूप ही लगता है, ठीक है, ये हो गया। अभी ये दूसरा एग्जांपल क्या है, वह विद्यालय नहीं जाता है, तो ही, अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। ध्यान रहे, जब भी कर्ता थर्ड पर्सन रहे तो डज नॉट लगेगा, डज नॉट यूज होगा, ठीक है। तो ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये आपका बन गया। तो डज नॉट का प्रयोग भी सीख गए, डू नॉट का भी प्रयोग सीख गए। अभी एक और देखेंगे, रमेश गेंद नहीं खेलता है। रमेश क्या है, किसी का नाम है, रमेश किसी का नाम है और ये भी थर्ड पर्सन कहलाता है। तो रमेश डज नॉट प्ले बॉल, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया पूरा। और भी आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, नए नए ट्रांसलेशन को निकालें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी हैं सबको बनाएं और इसी नियम से बनाएं। आप देख पाएंगे कि सारा ट्रांसलेशन आपका सही बन रहा होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोग इसे ट्राई करें घर पे। और भी हम लोग देखेंगे। अभी तक आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही सीख चुके हैं। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर क्या नियम लगते हैं और इसे कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है, बनाया जाता है, इसी को हम लोग सीखेंगे।
कोई भी दुविधा ना हो, इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग पहले इसका पहले वाला वीडियो देख लें, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो देख लें, और अगर कुछ भी अगर छूट जाता है, कुछ अगर समझ में नहीं आता है या फिर कुछ ट्रांसलेशन नहीं बन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर दूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं आपको नियम बनाने के लिए बताया हूँ उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ तक आप सीख चुके हैं, तो हम लोग अभी जस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, ये सब चीज तो आप लोग सीख ही गए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में रहेगा आप लोग का कि वह क्या वह गेंद खेलता है, और अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, यानी क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क को ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, कि किसी भी शब्द पे, किसी भी वाक्य पे आप प्रश्न लगाते हैं कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह पढ़ाई करता है, मतलब जिसके भी जो भी सेंटेंस में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है तो आप उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी कि जिसमें भी ये प्रश्नवाचक शब्द जुट जाता है क्या, तो आप समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या होता है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव रहे तो इसे हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए कर्ता से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखकर और अंत में प्रश्न वाचक चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा किया जाता है। यही है नियम। क्या है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव रहे तो इसे हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए कर्ता से पहले कर्ता कुछ भी होगा, ही, सी, इट, वी, आई, दे, जो भी है, उसके पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब डू किसके साथ प्रयोग करेंगे, उसके आगे में डज किसके साथ प्रयोग करेंगे, ये तो आप लोग जानते ही। जैसे ही हम लोग नेगेटिव में सीखे थे कि डज जो है वो सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ में लगता है, तो अगर कर्ता होगा थर्ड पर्सन तो उसको हम लोग उसके साथ में हम लोग डज लगाएंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं उसके साथ हम लोग डू लगाएंगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। उसके बाद यानी डू और डज लिखने के बाद हम लोग कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, और वो भी क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, और
जब हो जाएगा वाक्य, जब पूरा वर्ड हम लोग लिख देंगे तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम लोग अंत में लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। अगर आप पूरा सेंटेंस बना लेते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो वो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा और परीक्षा में आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तो आप बना ही लेंगे, लेकिन अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप देना ना भूलें। अगर आप वो नहीं देते हैं तो आपका पूरा मेहनत बेकार से जाता है, आपको एक नंबर भी मिलने वाला नहीं है। ये एकदम मेन पॉइंट है। विद्यार्थी लोग बोलते हैं कि हम तो सारा बनाए हैं, 5 नंबर का इंट्रोगेटिव था, पूरा बना के आए हैं, लेकिन गलत हो गया, नंबर नहीं मिला। इसका एक ही चीज हो सकता है, आप प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में नहीं लगाए होंगे। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो ये चीज आप देना ना भूलें, ठीक है। अभी हम लोग इसी नियम का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाने का नियम सीखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखे हुए हैं, तो इसे अभी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। नियम पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए कैसे इसको बनाते हैं आइए सीखते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ, क्या वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। नियम है, नियम में कहता है कि कर्ता से पहले, कर्ता क्या है यहाँ पे, वे लोग का अंग्रेजी हो गया दे। कर्ता से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो डज थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग होता है और थर्ड पर्सन तो दे है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू, ठीक है, डू लग गया, डू दे। आगे क्या बोलता है कि उसके बाद क्रिया लिखेंगे, यानी कर्ता से पहले डू लिखेंगे, कर्ता से पहले डू या डज लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। तो क्रिया यहाँ पे क्या है, सीखना, सीखते हैं यानी कि सीखना है। तो डू दे लर्न, उसके बाद क्या सीखना है, तो इंग्लिश, ठीक है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। क्या वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में बनाएं क्या, डू दे लर्न इंग्लिश, ये हो गया पहला। दूसरा क्या लिखा हुआ, क्या वह स्नान करता है, ठीक है। तो यहां भी वही होगा कि वह है करता, तो वह का अंग्रेजी ही हो गया। और ही क्या है, एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के आगे यानी कि थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो ही के पहले क्या होगा, डज होगा, डज, ठीक है, डज ही। उसके बाद क्रिया क्या है, स्नान करना, स्नान करना का अंग्रेजी होता है टेक बाथ, ठीक है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और चौथा क्या है, क्या मैं घर जाता हूं, तो यहां हो जाएगा डू आई गो टू होम या फिर हाउस, दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे डू क्यों लगा, क्योंकि मैं का अंग्रेजी आई होता है और आई थर्ड पर्सन नहीं होता है। इतना ही ध्यान रखें कि जो थर्ड पर्सन रहेगा उसी के साथ डू का यूज करेंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा, जो थर्ड पर्सन रहेगा उसके साथ ही डज का प्रयोग करेंगे। बाकी बात जो भी करता है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लोग डू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए पूरा वीडियो का सार यही निकलता है कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस सीखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, नेगेटिव सेंटेंस सीखे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखे हैं। तीनों में अंतर क्या होता है वो लिखा हुआ है। पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मैं किताब पढ़ता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में क्या होगा, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या मैं किताब पढ़ता हूं। इतना ही अंतर है। तीनों का बनाने का नियम हम लोग सीख चुके हैं, तीनों को बनाने का जो भी नियम होता है हम लोग सीख चुके हैं। अभी इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जहां भी मिले
जिस किताब में भी मिले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन आप लोग लिखें और ज्यादा से ज्यादा इसको बनाने का कोशिश करें। एक बार आप अगर इसको अच्छे से पकड़ में कर लेते हैं अपने अंदर में, तो आपको आगे जो भी सीखेंगे उसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी आप लोग को और भी सीखना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको फाइनल एक बार सीखते हैं कि आखिर ये कैसे बनाए थे हम लोग, और भी जब आएगा सेंटेंस तो उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैं किताब पढ़ता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस के नियम से यही है कि सबसे पहले होगा कर्ता, तो कर्ता आई है, उसके बाद होता है क्रिया, तो पढ़ना का होता है रीड, उसके बाद क्या पढ़ रहा है तो किताब, आई रीड ए बुक। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे एस या ई एस इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, एस या ई एस वो थर्ड पर्सन के साथ लगता है। यहाँ पे इसी का मैं किताब पढ़ता हूँ, इसी का निगेटिव में क्या बनेगा, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो बनेगा आई, और आई के साथ डू नॉट रीड ए बुक। ठीक है, और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा कि क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई के साथ डू लगता है तो डू को आगे करेंगे, डू आई रीड ए बुक। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया। अभी एक हम लोग थर्ड पर्सन का बनाने के लिए सीख लेंगे, मतलब अंतिम रूप से, और हम लोग फिर नेक्स्ट जो भी है क्लास उसमें हम लोग सीखेंगे 9WH प्रश्न। ठीक है, 9WH का जो शब्द होता है उसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनेगा वो चीज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चारों चीज जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। ठीक, एक और उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे कि जब कर्ता जब थर्ड पर्सन रहता हो तो इसको आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले भी बनाने के लिए सीखे हैं, लेकिन ये एक रिवीजन के तौर पे देख लीजिए कि वह विद्यालय जाता है तो क्या होगा, ही गोज टू अ स्कूल। ठीक है, यहाँ पे ही गोज यानी एस या ई एस इसके साथ में लगा है, ई एस लगा हुआ है इसके साथ में, क्यों, क्योंकि वह जो है थर्ड पर्सन है, यानी ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जब भी करता रहता है तो उसके साथ में हम लोग डज, ये माफ कीजिएगा, एस या ई एस लगाते हैं क्रिया के साथ में। ठीक है, अब इसका निगेटिव में क्या लिखा हुआ है कि वह विद्यालय नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू अ स्कूल। ठीक है, और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, अभी ये देख लीजिए कि जिसके साथ डू लगता है उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव में आगे करते हैं और निगेटिव में उसके साथ नॉट लगाते हैं। ठीक है, ये चीज तो आप लोग देख ही पाए होंगे कि जिसके साथ डू लगता है उसी के साथ वही सेम चीज इंट्रोगेटिव में उसका आगे में आता है। तो ये तीनों चीज हम लोग मुख्य रूप से सीख चुके हैं टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर इसमें आप लोग को कुछ भी परेशानी हो रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। और कोई ऐसा ट्रांसलेशन है जो आप लोग से नहीं बन रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वो भी मुझे टाइप करके लिखें, मैं आप लोग को पूरा सॉल्यूशन दूंगा। एक्चुअली वीडियो में पूरा ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम सिखा नहीं सकते हैं, मैं आपको पूरा नियम ही बता दिया हूँ, और इस नियम से आने वाले जितने भी ट्रांसलेशन है आपको, आप मतलब इसे आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल बिना किसी परेशानी के साथ। अगर आप लोग इसे एक बार सीख जाते हैं तो प्रेजेंट टेंस में कभी भी कहीं भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 9WH जो क्वेश्चंस होते हैं, 9WH का जो प्रश्न होता है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो वो भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि विद्यार्थियों को परेशान करते हैं।
और परीक्षा में जब भी आ जाता है, एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो उसे छोड़ के चलाते हैं। तो 4-5 नंबर तो ऐसे ही कट जाता है। 3-4 अगर आ गया वैसा टाइप का तो आप उसे बनाने नहीं पाएंगे और आपका 3-4 नंबर गया। और टेंस ग्रामर का एक ऐसा बोल लीजिए कि आपका विषय है, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो पूरे परीक्षा में से आपका तो 50 नंबर तो आपका गया। अगर आप इसे नहीं जान पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो और इसके अलावा भी जितने सारे चीज हैं वो आप अच्छी तरीके से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं अच्छे से बना पाएंगे। इसलिए आप लोग इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान करके इसे आप लोग सीखें। सीखने के बाद आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि इंग्लिश मेरे पकड़ में है और हम इसे आगे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अगर आप अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से सीखेंगे तो जितने भी परेशानी होंगे इंग्लिश में वो सब चीज दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें।